वृंदावन, जहाँ हर कण कण में राधा राधा और कृष्णा कृष्णा का नाम बसा हुआ है। दोस्तों, वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ राधे राधे की गूंज हर एक कण कण में और हर एक वाद्य यंत्र में होती है। दोस्तों, ये कहानी भी वृंदावन से ही है। वृंदावन में एक शाम बहुत ही ज्यादा तीव्र आवाज में भजन हो रहा था और उसी भजन में एक औरत भी थी जिसका नाम था सिया। दोस्तों, सिया एक तलाकशुदा औरत थी। वो सीधी सादी थी और भजन में अपने घूंघट को नीचे डाले हुए बैठी थी। दोस्तों, वृंदावन में एक और शख्स रहा करता था जिसका नाम था पवन। दोस्तों, पवन भी तलाकशुदा था, उसका भी तलाक हो चुका था। और जो पवन था, इसकी तलाकशुदा पत्नी जो थी वो सिया ही थी। सिया और पवन दोनों एक दूसरे के साथ कभी जीवन के रंग बुनते थे, जीवन को सरल बनाते थे, एक दूसरे के साथ में सपने देखते थे। लेकिन दोस्तों, उनका तलाक हो गया। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज की कहानी जो है वो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही जबरदस्त कहानी है, हार्ट टचिंग कहानी है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपको संक्षेप में बताएगी कि आपको किन गलतियों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 5 साल पहले पवन और सिया दोनों एक दूसरे के साथ में हंसी खुशी से जीवन को गुजारा करते थे। लेकिन जो पवन था, इसका एक दोस्त था राहुल। राहुल पवन के कानों को भर दिया करता। अब दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया का कोई सा भी जहर हो, सांप का जहर हो या किसी और का जानवर का जहर हो, उस जहर का एंटीडोज तैयार किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कान में कोई जहर घोल दे तो उस जहर का कोई भी समाधान नहीं है। राहुल जो था वो सिया से प्यार करता था, लेकिन ये बात जो पवन था उसे पता नहीं थी। तो राहुल जो था वो पवन के कानों को भरता रहता, वो जो सिया थी उसके खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता। जो राहुल था वो कहता पवन से कि तुम्हारी जो पत्नी है वो ऐसी है, वो मुझसे प्यार करती है, मेरा उसके साथ में अफेयर है, ये है वो है वगैरह वगैरह, तुम्हारी शादी से पहले वो मेरे साथ में रहा करती थी। दोस्तों, इस तरह से जो राहुल था वो पवन के कानों को भरता रहता था। दोस्तों, एक दिन पवन सिया से बातचीत कर देता है इसी सिलसिले में। सिया से वो पूछता है कि सिया, ये बताओ तुम्हारा और राहुल का कोई कनेक्शन है क्या? दोस्तों, ये बात जब सिया सुनती है तो वो कहती है कि नहीं, मेरा राहुल के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं है। जब पवन सिया के मुंह से ये सुनता है कि मेरे और राहुल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कि इनफैक्ट मैं तो राहुल को जानती भी नहीं हूं, तो पवन को और ज्यादा अब शक होने लगता है सिया के ऊपर। दोस्तों, जो राहुल का पवन के कान में जहर घोलना था वो राहुल के अब हक में जाता दिखाई दे रहा था राहुल को। अगले दिन फिर से पवन सिया से पूछता है कि तुम राहुल के बारे में मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारा और राहुल का कहां कहां रिलेशन था। दोस्तों, इसके बाद में तो सिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है उस राहुल को लेकर और अपने पति पवन की बातों को सुनकर। वो अपने पति पवन से कहती है कि मेरा राहुल से कोई भी लेना देना नहीं है, वो मेरा केवल एक दोस्त है। दोस्तों, इसके बाद में तो पवन और ज्यादा अब शक्की हो जाता है। वो अब सिया को पीटना शुरू कर देता है, मारना शुरू कर देता है और उससे बोलता है कि तू ये है वो है, तू कुलचा है, तूने मेरे साथ में विश्वासघात किया है, तू मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। दोस्तों, अब झगड़ा और ज्यादा शुरू हो जाता है, मारपीट हो जाती है और बात अब तलाक तक पहुंच जाती है। पवन डाइवोर्स पेपर रेडी करवा लेता है। बात
कोर्ट रूम तक पहुंच जाती है। दोस्तों इसके बाद में जज का फैसला आता है और फिर सिया का और पवन का तलाक हो जाता है। तलाक जब हो जाता है तो सिया बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। दोस्तों सिया बार बार पवन से कहती है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मेरा उसके साथ में कोई भी लेना देना नहीं है, मैं केवल तुम्हारी हूं और तुम्हारी ही बनकर रहना चाहती हूँ, मैं निर्दोष हूं, मैं बेकसूर हूं, तुम मेरी बातों को मानो। लेकिन दोस्तों पवन सिया की एक भी नहीं सुनता है और तलाक हो जाता है। जैसे जज ने कहा कि अब तुम दोनों का तलाक, तो वैसे ही तलाक हो जाता है। जज के फैसले के बाद भी सिया ने पवन से कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम मुझे ऐसे इस तरह से एक फैसले से छोड़ नहीं सकते हो, एक कागज हमारे जीवन को डिसाइड नहीं कर सकता है, मैं निर्दोष हूँ, मैं पतिव्रता नारी हूँ, तुम मेरी बातों को समझो, मैं कैरेक्टर लेस नहीं हूँ। दोस्तों सिया की एक बात को भी पवन नहीं सुनता है। फिर क्या था दोस्तों, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सिया अपने पेट को पालती है, लेकिन दोस्तों जब सिया और पवन का तलाक होता है उस वक्त सिया 1 महीने की प्रेग्नेंट होती है, लेकिन ये बात पवन को बिल्कुल भी पता नहीं होती है। और दोस्तों 5 साल गुजर जाने के बाद में जो सिया थी, इसकी मुलाकात वृंदावन में ही पवन से होती है और पवन भी वृंदावन में ही चैन सुख की नींद, चैन सुख से रहने के लिए वृंदावन में पहुंच जाता है। जो सिया थी ये यहाँ एक बहुत ही बड़े महाराज हैं, प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के सामने रहती थी, वहीं पर भजन कीर्तन सुना करती थी। एक दिन दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी का भजन कीर्तन हो रहा था। वो जो थे लोगों को शिक्षा दे रहे थे राधा राधा के नाम पर। उसी भजन में पवन और सिया पहुंच जाते हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी प्रवचन देते हैं कि शक शक एक ऐसी आग है जो बिना दिखे हर एक रिश्ते को जला सकती है, और जब आग बुझती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों सिया और पवन दोनों प्रवचन को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और दोनों जानते थे और दोनों समझते भी थे। सिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पवन था वो भी बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है जब बाबा प्रेमानंद महाराज जी की बातों को सुनता है। दोस्तों प्रवचन समाप्त हो जाता है। सिया जो थी वो प्रेमानंद महाराज जी के सामने के आश्रम में ही सेवा करती थी। जब शाम का समय हो जाता है, रात हो जाती है, तो पवन अपने घर पर बहुत ही ज्यादा इसी विषय में सोचता रहता है जो बाबा प्रेमानंद जी ने प्रवचन दिया था कि शक एक ऐसी आग है जो बिना दिखे हर एक रिश्ते को जला देती है, और जब आग बुझती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों सिया और पवन उसी भजन में, उसी प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन में एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन जो सिया थी वो पवन को देख करके घूंघट को और ज्यादा नीचे कर लेती है। और ये बात पवन अब रात में जब सो रहा था तो बहुत ही ज्यादा सोचता है। दोस्तों अगली सुबह जब होती है तो जो पवन था वो प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के जो सामने वाला आश्रम था वहां पर रुकता है, और उसी आश्रम में सिया भी रहती थी। वो बाबाओं की सेवा करती थी, और जब सिया को पवन देखता है तो वो दंग रह जाता है। अब दोस्तों सिया की गोद में जब वो देखता है तो सिया की गोद में एक 4 साल का बेटा भी था, और वो उसे बार बार माँ माँ कह रहा था। दोस्तों
सिया को पवन देखते ही रहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो अंदर जाकर के सिया से पूछ सके कि ये बेटा किसका है। दोस्तों, शाम का फिर समय हो जाता है। लगभग शाम के 4 बज जाते हैं और बाबा प्रेमानंद महाराज जी का जो प्रवचन देने का समय था वो फिर से आ जाता है। प्रेमानंद महाराज जी इस समय प्रवचन देते हैं कि एक जो औरत होती है उसकी बातों को कोई नहीं सुनता है, ना तो कोई आदमी सुनता है और ना ही एक स्त्री सुनती है। औरत को हमेशा दबा दिया जाता है। दोस्तों, ये बात भी जो पवन था जब सुनता है तो सुनने के बाद में उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो ये बात समझता है कि वास्तव में कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचनों को सुनने के बाद में जब पवन घर पहुंचता है तो घर पहुंचने के बाद में अपनी पत्नी सिया के बारे में ही सोचता है और बाबा प्रेमानंद महाराज जी द्वारा दिए गए प्रवचनों को ध्यान से समझता है कि बाबा का उद्देश्य क्या है कहने का। दोस्तों, अगली सुबह जब होती है अगली सुबह जब होती है तो पवन की मुलाकात होती है राहुल से, जो कि वही राहुल जो कभी कानों में जहर घुला करता था पवन के। लेकिन दोस्तों, इस वक्त राहुल पूरी तरह से बदल चुका था। बहुत अच्छे से रहता था, फटे पुराने कपड़े बेशक पहनता था लेकिन बहुत अच्छे से रहता था। वो पवन के पैरों में गिर जाता है जब उसकी सुबह मुलाकात होती है पवन से। राहुल पवन के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगता है। बोलता है कि मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम्हारी पत्नी तो एकदम पतिव्रता है और सीता माता की जैसी पवित्र है। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। मेरे ही मन में खोट था। मैं चाहता था कि वो मेरी नहीं हुई तो वो किसी और की भी ना हो। मैं उससे प्यार करता था और मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता था कि वो मेरे होते हुए तुम्हारी बाहों में लिपटी रहे। दोस्तों, इसके बाद में तो पवन की आंखों से और भी ज्यादा आंसू गिरने लगते हैं। वो और भी ज्यादा पश्चाताप की भावना में जलने लगता है कि उसने कैसी पतिव्रता नारी पर संदेह कर लिया, एक शक कर लिया और शक के बुनियाद पर उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। दोस्तों, राहुल तो चला जाता है लेकिन जो पवन था उसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती है। वो प्रायश्चित की पश्चाताप की आग में जलने लगता है। दोस्तों, अब बात स्पष्ट हो चुकी थी कि जो सिया थी वो एकदम बेकसूर थी, उसका कोई भी कसूर नहीं था। दोस्तों, शाम का फिर से समय हो जाता है। शाम के करीब 4 बज जाते हैं और भगवान बाबा प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन का समय हो जाता है। महाराज जी प्रवचन देते हैं कि समय एक ऐसी चीज है जो रोके से भी नहीं रुकता और पश्चाताप एक ऐसी चीज है जिसे अगर किया जाए तो हर एक दुख जो आपने अपराध किया है वो मिट सकता है। अपराध मिटाने का केवल एक ही रास्ता होता है, वो होता है पश्चाताप। आदमी अगर पश्चाताप की भावना में जले तो शायद अपराध कहीं किसी हद तक मिट सकता है। दोस्तों, इस प्रवचन को जब सुनता है, प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा दिए गए इस प्रवचन को जब पवन सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत ही जब प्रवचन खत्म होता है तो सिया से सिया के सामने खड़े होकर माफी मांगने लगता है। बोलता है कि सिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बेवजह बेमतलब में ही शक किया था। अब दोस्तों, सिया भी पवन की बातों को सुनती है तो कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है। सिया के मुंह से जब ये सुनता है तो पवन कहता है, चलो तुमने मुझे माफ तो किया, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। सिया कहती है कि पूछो, क्या बात पूछनी है।
तो पवन कहता है कि सिया, ये जो तुम्हारी गोद में बच्चा है, ये बच्चा कौन है? सिया जब ये सुनती है तो कहती है कि ये मेरा बेटा है, अजय। पवन कहता है कि हमारा बेटा है? सिया कहती है कि हाँ, ये हमारा बेटा है। जब तुमने मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल किया था, तब ये मेरे पेट में 1 महीने का था। दोस्तों, इतनी बात सुनने के बाद में पवन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है अपने आप से कि ये मेरा बेटा है और मुझे आज पता चला है। दोस्तों, पवन बहुत ही ज्यादा घुट घुट करके सिया के सामने ही घुटनों के बल बैठ करके रोने लगता है। उससे बोलता है कि सिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं अब क्या करूं? मैं पश्चाताप की भावना में जल रहा हूं। मुझे माफ कर दो। तुम चलो, घर चलो और मेरे उस फूटे टूटे घर को फिर से सजा दो। दोस्तों, इसके बाद में सिया पवन से कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। दोस्तों, पवन कहता है कि कुछ क्यों नहीं कर सकती? मैं तुमसे हाथ जोड़ करके तुम्हारे पैरों में गिर करके माफी मांगता हूँ। चलो, मुझे माफ कर दो और घर चलो। उस टूटे फूटे घर को, उस आंगन को फिर से खिला दो। दोस्तों, जैसे ही ये शब्द कहता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है कि सिया, बच्चा कहाँ है? अजय कहाँ है? दोस्तों, ये आवाज किसी और की नहीं थी, किसी सेवादार की नहीं थी। ये आवाज थी सिया के पति करण की। जी हाँ दोस्तों, करण, जिसने ही जब पवन ने ठुकरा दिया था तो सिया को सहारा दिया था। सिया को सहारा दिया था और सिया ने उससे ही शादी कर ली थी। करण अब सिया का पति था। दोस्तों, सिया फिर करण के बारे में बताती है पवन को कि ये मेरे अब पति हैं और मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती, बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों, पवन तो जैसे मानो वो टूट चुका हो। वो तुरंत खड़ा होता है और अपने बेटे अजय को अपनी गोद में उठाता है, उससे माफी मांगता है कि बेटा, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, वो सिया से भी माफी मांगता है कि सिया, मुझे माफ कर दो ना। सिया कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया। दोस्तों, इसके बाद में पवन उल्टे पैर ही वापस लौट आता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दोस्तों, वृंदावन जहां हर सांस में राधे राधे चलती है, और आज उसी सांस में एक सांस अटकी हुई थी जो कि पवन की थी। पवन बहुत ही ज्यादा दुखी था, लेकिन एक मन में उसके खुशी की लहर भी थी कि उसका एक 4 साल का बेटा भी था और सिया अब अपने पति के साथ में, कर्ण के साथ में खुश थी। दोस्तों, पवन बहुत ही ज्यादा अब इस वक्त दुखी था। दोस्तों, वृंदावन के हर एक कण कण में भगवान राधा, भगवान कृष्ण और माता राधा का नाम बसा हुआ है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि अपराध को मिटाना इतना आसान नहीं होता है। एक गलती को मिटाना आसान हो सकता है, लेकिन अपराध को नहीं। अपराध को केवल पश्चाताप की भावना ही खत्म कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, पश्चाताप। लेकिन पश्चाताप भी आपके अपराध को खत्म नहीं कर सकता। पश्चाताप केवल आपके द्वारा किए गए अपराध को, कि मैंने अपराध किया है, शायद मेरे पश्चाताप करने से आपका मन हल्का हो सकता है। यानी कि दोस्तों, पश्चाताप करने से केवल आपका मन हल्का हो सकता है, अपराध खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा ही मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि जो शक होता है वो एक ऐसी आग होती है जो कि दिखता भी नहीं है और सब कुछ जला करके
राख कर देता है और जब तक शक की आग बुझती है तब तक सब कुछ राख हो चुका होता है। दोस्तों, यही थी मेरी कहानी और इस कहानी से आपको जरूर सीख मिली होगी। अगर कहानी आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं दोस्तों अगली ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।